बनारस असंभव जगह है, उसकी माप मुश्किल है, इस पार भी उस पार भी। साहित्य तक पर मैं हूँ जयप्रकाश पांडे और जिस पंक्ति से मैंने शुरुआत की है वह व्योमेश शुक्ल की है। मेरे लिए व्योमेश शुक्ल जी भी उसी तरह से हैं, असंभव से व्यक्ति जो हर बात को संभव करने की क्षमता रखते हैं। इनकी माप मुश्किल है, इस रूप में नहीं कि शारीरिक रूप से, बल्कि इनकी जो सोचने की क्षमता है, इनकी जो लिखने की क्षमता है, जो इनकी सांस्कृतिक कर्मठता और संलग्नता है, कविता, साहित्य, रंगमंच, सृजन, समाज सेवा, शिक्षा, हर क्षेत्र में व्योमेश अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। बनारस के रहने वाले हैं। आप शब्दरथी कार्यक्रम देख रहे हो और शब्दरथी में मैं इनकी सद्य प्रकाशित पुस्तक आग और पानी, बनारस पर एकाग्र गद्य पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। व्योमेश जी, साहित्य तक के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम सर, शुक्रिया। मैं बताऊं कि व्योमेश की किताबों का और काम का बड़ा एक लंबा सा सिलसिला है। औपचारिक रूप से इनका परिचय दूं तो 25 जून 1980 को पैदा हुए। मशहूर अमेरिकी पत्रकार एलियट वाइनबर्गर की किताब व्हाट आई हर्ड अबाउट इराक के हिंदी अनुवाद से अनुवाद के क्षेत्र में चर्चित हुए, तो कायदे से इनको अनुवाद का क्षेत्र पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कविता के क्षेत्र में चले गए। बतौर कवि अपनी ऐसी पहचान बनाई कि बहुत सारे पुरस्कार और कई कविता संग्रह भी आ गए। पिछले दिनों जब साहित्य आज तक में आए थे तो हमने इनसे कविता संग्रह पर इनका विषय कविता सुनाने का था, तो आज हम कविता भी सुनेंगे इनसे। इसके अलावा नॉम चॉम्स्की, हार्वर्ड जीन, रेमंड विलियम्स, टेरी इगल्टन, एडवर्ड सईद, महाश्वेता देवी, आर.के. सच्चिदानंद, ये इतने सारे बौद्धिक लोगों की पुस्तकों से जब आप गुजर रहे थे तो ये साहित्य के साथ कविता, कविता के साथ रंगमंच, रंगमंच के साथ शिक्षा, शिक्षा के साथ भाषाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है, बराबर आवाजाही करना। तो व्योमेश, मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी जो बौद्धिकता है वह इतनी गहनता से संवेदना के क्षेत्र में कैसे घुस जाती? उत्तराधिकार है। आप भी बनारस के हैं, आप बेहतर जानते हैं। जैसे किसी को पुश्तैनी संपत्ति विरासत में मिल जाती है, और साइंस ये बताता है कि बहुत सारे रोग भी विरासत में मिल जाते हैं, आप उसका कुछ कर नहीं सकते। तो उत्तराधिकार बहुत सारे गुण अवगुण आपको यूं ही सौंप देता है, आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। नाटक में संलग्नता, साहित्य में भागीदारी, जीवन को उजला बनाने वाले दूसरे पहलुओं में एक अनिवार्य आवाजाही का सिलसिला मेरी पैदाइश के पहले से ही मेरे परिवार में रहा होगा, तो वो मुझे ऐसे ही मिल गया है, जन्मदिन के उपहार की तरह। मैंने अपनी बुद्धि भर उसे बनाया, कहा तो यही जाता है कि बनाया है, कुछ बिगड़ भी गया होगा मेरे हाथ से, तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता आ रहा है। शुरुआत कब हुई? आपको कब ये लगा कि औपचारिक शिक्षा के दौरान जब बच्चे पढ़ाई अपनी नियमित करते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं की, तो मैं चूँकि निजी तौर पर जानता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शकों तक यह बात पहुँचे कि आप विरासत में तो ठीक है, मेधा मिल गई आपको, या उसकी खामियाँ मिल गई या उसकी अच्छाइयाँ मिल गई, क्षेत्र मिल गया, लेकिन जो आपकी अपनी उपस्थिति थी और अपनी ललक, हम बहुधा यह देखते हैं, महात्मा गांधी जी इसके उदाहरण हो सकते हैं कि उनके अपने बच्चे उस पथ पर शायद नहीं गए उनके जीवन काल में, खासकर बड़े बेटे तो नहीं ही गए। तो यह नहीं कहा जा सकता कि अगर कोई चीज़ विरासत में मिल रही है तो अगर पूत सपूत न हो तो पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। तो धन केवल ये आर्थिक समृद्धि नहीं है, बल्कि मेधा भी है, सांस्कृतिक विरासत भी है, सभ्यतागत विरासत भी है, शैक्षणिक विरासत भी हम कह सकते हैं। हम अमूमन देखते हैं, बहुधा देखते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि आईएएस का बेटा आईएएस ही हो, बहुत कम ऐसा होता है।
कि जो मेधा है वह पीढ़ी दर पीढ़ी चली जा रही है या उस क्षेत्र में चली जा रही है। तो मैं ये चाहूँगा कि बचपन की वो याद जिसने आपको यह समझा दिया कि व्योमेश तुमको यही करना है यार, जो आप आजकल कर रहे हैं, रंगमंच पर भी कर रहे हैं, उस पर हम बारी बारी से आएंगे। बनारस पर लिखी आपकी इस कविता, इस पुस्तक पर भी बात करेंगे। गद्य जो कविता में कह दिया इसलिए क्योंकि ये गद्य भी पद्यात्मक, इसकी शैली अद्भुत है, शिल्प एकदम अलग है। और यह आपको हाल के दिनों में मैं जो पुस्तकें पढ़ रहा हूँ उनमें एक बहुत ही अनूठा गद्य है जो कविता का सा भान देता है। इसके में कहीं कहीं आप जो है इसके प्रवाह में ऐसे बहने लगते हैं कि आपको लगेगा कि ये कविताओं को सीधे सीधे लिख दिया है व्योमेश ने, और उसका लालित्य उभर कर आता है जो गद्य का है। तो इस पुस्तक पर हम बाद में बात करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपकी पहली छवि आपके दिमाग में आती है जब आपकी निर्मित हो रही थी अनजाने में, और जब आप समझ पाए कि ये मुझे करना है, ये मैं करने जा रहा हूँ, शुरुआत कैसी हुई? जिन बड़े नामों से मैंने शुरुआत की वो कोई छोटे नाम नहीं है, और बनारस में भी एक बहुत बड़े हिस्से के लिए अनजाने नाम होंगे कम से कम आज की तारीख में। मैं कवि नहीं होना चाहता था, मैं तो डाकू होना चाहता था। मुझे घोड़ा खरीदने का शौक़ था। अम्मा ने मुझे गफलत में रखा झूठे वादे कर करके कि ददरी के मेले से घोड़ा दिला देंगी या सोनपुर के मेले से। घोड़ा उन्होंने नहीं दिलाया तो वो सारा जो शौक़ था वो आकांक्षाओं में ही दफन हो गया जैसे। और कविता मेरे इतने करीब थी सर कि गोष्ठियाँ जैसे, तो गोष्ठियों के नाम पर मेरे मन में अब भी जो चित्र बनता है उसमें धवल सफ़ेद कुर्ता और धोती पहने हुए बहुत सारे लोग एक न समझ में आने वाली बात बहुत देर तक करते रहते हैं। न समझ में आने वाली इस अर्थ में कि एक बच्चे का उससे क्या मतलब हो सकता है। तो मैंने वैसी बहुत सी गोष्ठियों को अपने बचपन में सहा है अपने ऊपर, वो स्मृति का हिस्सा बन गई। और आप मुझसे पूछेंगे कि कवि कैसा होता है, तो मैं कहूँगा गणेश प्रसाद सिंह मानव जैसा या राजशेखर जैसा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये दो नाम बनारस के जनपदीय कवियों के नाम हैं, और मुझे इस बात का अफसोस है कि इनकी जनपदीयता एक सार्वभौम मुहावरे में बदल नहीं पाई। राजशेखर अब नहीं हैं दुनिया में। राजशेखर वही कवि संपादक महोदय हैं जिन्होंने धूमिल के तीसरे और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कविता संग्रह कल सुनना मुझे का संपादन किया है। राजशेखर को बतौर कवि सर कोई नहीं जानता। कैसे जाने? राजशेखर की रचनाएं एक बहुत छोटे भूमंडल में घूमती रह गईं अपनी उत्कृष्टता और गुणवत्ता के बावजूद। ऐसा भी होता है। तो मेरा बचपन इन्हीं सब लोगों के बीच में गुजर रहा था कि एक दिन अचानक, वो 2002-03 की बात है, मैं पर्याप्त बड़ा हो गया था, 22-23 साल का, कि अपने पिता की पुण्यतिथि पर आयोजित एक गोष्ठी में, मेरे पिता बचपन में ही नहीं रहे थे, पता तो उनकी मृत्यु वाली तिथि पर माताजी एक गोष्ठी करती थी। तो उसमें ज्ञानेंद्रपति नाम के हिंदी कवि कविता पढ़ने आए थे। ज्ञानेंद्रपति ने अपनी एक कविता पढ़ी जिसका शीर्षक था वे दो दांत तनिक बड़े। वो कविता कुछ ऐसे थी, वे दो दांत तनिक बड़े, अंदर नहीं सुंदर, जुड़वा सहोदरों से। ये तो दांत का विवरण हुआ। इसके बाद वो जो दांत जिसके हैं वो एक लड़की है, पिपलानी कटरा की गली में रहने वाली हेड क्लर्क YN श्रीवास्तव की मझली कन्या मंजू श्रीवास्तव। कविता ऐसे बताती है उसके बारे में। तो कविता के भीतर पिपलानी कटरा, कबीर चौरा, हेड क्लर्क, YN श्रीवास्तव, मंजू श्रीवास्तव का विन्यास देख के मैं चकित होने को था कि अचानक कविता ने एक फ्लाइट ली और पहुंच गई कालिदास की शिखर दशना श्यामा नहीं, कालिदास के काव्य में, मेघदूत में, दूसरे उनके नाटकों में। तो मुझे लगा कि ये है कोई कमाल की चीज़ और ये मैं कर सकता हूँ। ये जो क्वांटम जंप है
निरे बनारसी यथार्थ से घनघोर अतीत तक का, इसमें अगर मुझे काम करने का मौका मिले तो यही मेरा रास्ता है। और उस दिन बहुत सारे मंच के कवि, गीतकार जो तरन्नुम में गा गा के कविताएं पढ़ते हैं वो लोग भी थे। मैंने उनकी कविताएं भी बहुत ध्यान से सुनी। उन कविताओं ने मुझ पर वैसा असर नहीं डाला। फिर मैं ज्ञानेंद्रपति के पीछे पीछे घूमने लगा। ज्ञानेंद्र जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई मुझे। मैंने पढ़ाई की कविता की। वैसे ही काशीनाथ सिंह के, सर आप जब लेखक बनने वाले होते हैं तो उसकी शुरुआत ऐसे होती है, कम से कम मेरे मामले में हुई है, कि आपको कुछ लेखक बहुत प्रिय हो जाते हैं। आपको उनके साथ रहने का मन करता है, उनकी परिक्रमा करते रहें, उनको स्कूटर पे बिठा के घुमा दें, उनको पान खिला दें। मैं ये सब बनारसी टोटके बता रहा हूँ। उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें, उनको कैनेबलाइज कर लें। जैसे एक छोटी सी बच्ची मुझसे कहती थी कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी, तो वो मुझे मार कर नहीं खा जाना चाहती थी, मुझे बिल्कुल हजम कर लेना चाहती थी अपने भीतर। तो मुझे लगा कि ये मुझे भी इनको कैनेबलाइज कर लेना चाहिए, पूरा पचा लेना चाहिए, पूरा जज्ब कर लेना चाहिए। जैसे कि मुक्तिबोध करते हैं, इंटरनलाइज कर लेने की बात। और मैंने उनको जितना संभव था उतना अपने भीतर शामिल किया। लेकिन तभी मुझे ये पता लगा कि यहाँ अंत नहीं है। महज ज्ञानेंद्रपति को पढ़ लेने से या काशीनाथ सिंह को पढ़ लेने से बात नहीं बनेगी। काशीनाथ सिंह को पढ़ेंगे तो शिव प्रसाद सिंह को पढ़ना होगा, शिव प्रसाद सिंह को पढ़ेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बैठे हैं, द्विवेदी जी का कुछ भी छुएंगे आप तो शुक्ल जी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और ये सिलसिला फिर एक अनंतता की ओर बढ़ता जाता है। एक अनेकांतवाद, जैसे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता हैं, वैसे एक लेखक के बहुत से देवता होते हैं जो अपना रास्ता भूल के आप ही के पास भटक रहे हैं। अगर आपकी भक्ति में, यानी कि आपके पैशन में दम होगा तो आप उनको कैनेबलाइज करेंगे, अन्यथा उनको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये हुआ तो ऐसे है सर। और जहाँ तक इंटरनलाइज कर लेने की बात है, तो कवियों के साथ साथ, साहित्यकारों के साथ, उनकी रचनाओं के साथ साथ मैंने बनारस की जो ख्याल गायकी थी, बनारस का जो तबला था, बनारस की और ऐसी ही फुटकर परंपराएं थीं, जैसे कि रामलीला है, उनके बहुत करीब से मैं गुजरा। रामलीला में मेरे शामिल होने का जो आख्यान है वो थोड़ा विडंबनाओं से बिद्ध है। मैं जन्मना ब्राह्मण हूँ, यज्ञोपवीतधारी, और बनारस की जो सबसे पुरानी रामलीलाएं हैं उनमें प्रवेश ही इस आधार पे मिलता है कि आप ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो, आपको मंत्रोच्चारण आता हो, आपका यज्ञोपवीत हो चुका हो। अगर मैं ब्राह्मण न होता तो रामलीला का वैसा अनुभव मेरे पास न होता। बाद में अनेक दशकों के बाद जब राम की शक्ति पूजा करने का मौका मुझे मिला तो मैंने निहायत गैर ब्राह्मणों को चुना अपनी प्रस्तुति के लिए। ये नहीं कि मैं कोई कसम खा के बैठा था, मैंने एक ऐसे ही टीम बनाई अच्छी सी किशोर लोगों की, और उसमें लड़कियां, गैर ब्राह्मण, गैर सवर्ण लड़कियां उसका हिस्सा बनी। तो मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने अपने ढंग से ब्राह्मणवाद का एक काउंटर पॉलिटिक्स ढूंढ लिया। व्योमेश, आपके इस उत्तर से ही इस किताब पर मैं आ जाता हूँ। हालांकि मेरा सवाल आपकी पहली कविता को सुनने का था, लेकिन मैं उसे बाद में सुनूंगा। पहली कविता आपकी प्रिय कविता, हालांकि कवि को उसकी हर रचना अच्छी लगती है, लेकिन क्या आप रामलीला करने के दौरान, चूँकि काशी के कण कण में शिव हैं और शिव परंपराओं में कभी बधे ही नहीं। शिव का जो स्वरूप है हर चीज़ में, यहाँ तक कि अपनी शादी ब्याह में भी कौन लेके जाता है अड़भंगी, भंगी, कुबड़े, काने, लूले, लंगड़े, भूत, प्रेत, ठीक है। तो शिवत्व का शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं असर होगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने तुलसी की तुलना में शायद कबीर को बरता वहाँ पे, और आप इस पुस्तक में भी
इस बात को बहुत प्रभावशाली ढंग से रखते हैं। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आग और पानी बनारस पर एकाग्र जो गद्य है, ये गद्य की जगह आपको पद्य और पद्य की जगह गद्य ऐसे ही घुमाता रहेगा जैसे व्योमेश बात कर रहे हैं, लेकिन आपको इसको पढ़ने में आनंद आएगा। इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान आप बनारस के साथ साथ उस महान सभ्यता से भी परिचित हो सकेंगे जो हजारों हजार साल पुरानी। वहाँ आपको ऐसी परंपराओं का भी आख्यान मिलेगा जो आपने शायद सुनी ना हो, अगर बनारसी नहीं है तो नहीं देखे होंगे। जैसे ये व्योमेश इस पुस्तक में इस बात की तरफ ध्यान दिलाते हैं कि बनारस एक ऐसा शहर है जो जीवंत भी है और मृत भी है, जो शमशान पर जितना है उतना देवस्थान पर भी। और ये भी कहते हैं कि यहाँ तो त्योहारों के पीछे त्योहार लगा हुआ है, हर त्योहार के पीछे एक दूसरा त्योहार लगा हुआ है, और जो मृत्यु का उत्सव मना सकता है, जहाँ मृत्यु अवसाद हो पूरी दुनिया में। और ये भी कहते हैं कि अगर कोई ऐसी स्थिति हो कि इसका पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जा सके, या कोई ये देख पाता कि मरने के बाद काशी में मुक्ति मिलती है और कुछ समय बाद तक का दृश्य उसके सामने आ जाता, तो काशी जो है वो सबसे बड़ा पर्यटन स्थल हो जाता। जो पोस्ट लाइफ पर्यटन, जो पोस्ट लाइफ पर्यटन, हालांकि भूतों का जमावड़ा कौन चाहेगा। काशी में जो मरता है उसको मुक्ति मिल जाती है। व्योमेश ही ये कह सकते हैं, मैं तो कभी ये साहस नहीं कर सकता, क्योंकि ये पहले ही बता चुके हैं कि मैं तो परंपरा तोड़ने के लिए, चूँकि ब्राह्मणों को प्रवेश दिया जाता था, तो मैंने जब राम की शक्ति पूजा की कल्पना की तो मैंने गैर ब्राह्मणों को जगह दी। तो ये तो मरने के बाद, काशी की मान्यता है कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है, ये पोस्ट लाइफ पर्यटन टूरिज्म की बात कर रहे हैं, यानी मरने के बाद आदमी देखने आ सकता है। देखने जो मुक्ति पा जाएगा वो देखने कैसे आ जाएगा? ठीक है, तो ये साहस दुस्साहस, चूँकि लेखक हैं, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और ये तो लेखक के अलावा चिंतक विचारक रंगमंच के भी व्यक्ति हैं। ये क्षण भर में राम भी बन सकते हैं और इच्छा करे तो रावण भी बन सकते हैं। तो व्योमेश की क्षमताएं अनंत हैं। अगर आप साहित्य के जानकार हैं तो आप यह समझ पाएंगे कि बहुत कम समय में इन्होंने बहुत सारी लोकप्रियता हासिल की है। और बहुत बार हम लोगों को, मैं चूँकि बनारस का रहने वाला हूँ, तो हमें गर्व होता है कि हमारे अपने परिचय का, अपने समाज का, अपने शहर का कोई बच्चा इतना अधिक प्रतिभाशाली है, या जो प्रयास कर रहा है कि एक नई लीक जैसे कबीर ने गढ़ी थी, जैसे रैदास ने गढ़ी थी। तुलसी बहुत मामलों में परंपरा के विरोधी थे, ऐसा नहीं है कि वो धुर परंपरावादी थे। तो उस तरह की कोई लीक गढ़ेंगे। अभी इन्होंने तमाम महान लोगों का नाम लिया, मुंशी प्रेमचंद जी से लेके जयशंकर प्रसाद जी से लेके, इस पुस्तक में उन लोगों का जिक्र है मैं जिनकी बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग बात कर रहा हूँ। और द्विवेदी जी और शुक्ल जी का तो इन्होंने नाम ही लिया, रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हम लोग नाम ले ही नहीं सकते। और व्योमेश ने इस बात का जिक्र किया है कि भले ही उतने मेधावान लोग अभी बनारस की धरती पर न हों, लेकिन तब भी बनारस आपको वह सब कुछ दे सकता है जो दूसरे शहरों में अभी भी अप्राप्य है, या बहुत श्रमशीलता से भी अर्जित नहीं किया जा सका है। बिल्कुल, दूसरे शहरों को अपनी पहचान बनाने में, कला का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, संस्कृत का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, या मैं कहूँ कि मलंगई का क्षेत्र हो, लंपटई का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बनारस अग्रणी है। वो बनारस की ही क्षमता है कि वो नरेंद्र मोदी जी को लगातार जितवा सकता है। मैं ये भी कह सकता हूँ, इसको आप चाहे व्यंग में लें चाहे वो सच्चाई में लें, लेकिन ये तथ्य है। बनारस जिसको अपनाता है उसको ऐसे ही अपनाता है, और बनारस जिसको नकारता है उसको कैसे नकारता है ये बनारसी लोग जानते हैं। हालांकि व्योमेश का दावा है कि बनारस जिसको नकारता है, जिसको दुत्कारता है, जिसको त्यागता है, वो भी भाग्यशाली है। तो मैं इस विषय पर आता हूँ। इतने सारे बनारस के जो रंग आपको आग और पानी में
आपने एकत्रित किया है और पृष्ठ के हिसाब से ये दर्शन की तरह से कूट वाक्य लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? इस पर तो कई ग्रंथ हो सकते थे। तो एक किताब में व्योमेश के दिमाग में ये कैसे आया कि मैं ये 220 रुपए के पेपर बैग से जो कथेतर गद्य छपा है उसमें बनारस के अपना जो निचोड़ है मेरे अनुभवों का वह डाल दूं, और शब्द दर शब्द ऐसे है कि इसको गुनते रहिए और पढ़ते रहिए और गुनते रहिए और गढ़ते रहिए और समझते रहिए, अंत ही नहीं मिलेगा। तो ये अनंतता का क्या, शून्य में क्यों समाने की कोशिश की? व्यापार की दृष्टि से देखते तो बहुत सारी किताबें आ सकती थी। सर, मेरे भीतर अच्छा गद्य लिखने का स्वप्न निरंतर एक बदस्तूर भीतरी नाड़ी की तरह जो है मौजूद रहा है। जैसे सांस लेना एक लगातार परिघटना है, वैसे ही अच्छा गद्य लिखने की कोशिश करना, अच्छे गद्य के बारे में बात करना, एक सीधा सादा सरल वाक्य बोल सकना, लोगों को उस वाक्य के लिए कन्विंस कर पाना और उसको वैसे ही लिख पाना, जैसे बोलना वैसे ही लिखना, जैसे लिखना वैसे ही बोलना। सबसे मुश्किल और जटिल जो सवालात हैं उनका एक समाधान ढूंढना साहित्य के माध्यम से, समस्या को कतई ग्लोरीफाई न करना, एक तरह की प्रत्यक्षता तक पहुंचना, एक डायरेक्टनेस तक, उसमें आपका नुकसान भी हो जाए तो कोई बात नहीं। ये सब कोशिशें मैं बहुत दिन से कर रहा था, मुझे ऐसा अब लगता है, मतलब सचेत ढंग से अब लगता है। उन कोशिशों को अब मैं पहचान पा रहा हूँ। ये किताब बड़ी भी हो सकती थी पृष्ठाकार में, संख्या में, लेकिन अगर वो बड़ी होती तो उसका सीधा संबंध बनारस से टूट गया होता। मैं बनारस का अनुषंग और बनारस के उपांग अगर मतलब उनको टच करने की कोशिश करता तो मैं इतना सीधा न दिखता। बनारस की आँख में आँख डालकर देखता हुआ, तब मुझे बनारस की नाक भी देखनी होती, उसका पैर भी देखना होता, उसके घुटने देखने होते, कितने मजबूत हैं, सभ्यता की इस महायात्रा में कहीं कमज़ोर तो नहीं हो गए हैं। मेरी निगाह सिर्फ मतलब जैसे आत्म प्रशंसा अगर इसको ना माना जाए तो चिड़िया की आंख पर थी। और इस काम में सबद रुख पब्लिकेशन के संपादक अनुराग वत्स ने भी मेरी बहुत मदद की। जितनी कुल सामग्री थी उसको उन्होंने काट के आधा कर दिया, कहा कि ये रहने दिया जाए, और वो छोड़ दी गई। वो बहुत अच्छी सामग्री है। किशन महाराज का एक लंबा इंटरव्यू है, काशीनाथ सिंह के बारे में बहुत सारे नोट्स हैं, प्राचीनता का कुछ विमर्श है, पराड़कर जी हैं, कुछ ऐसे जो अनहर्ड अनसंग प्रसंग हैं बनारस के, कुछ चरित नायक हैं जिसमें अतिबल जी हैं, वो सब हम लोगों ने छोड़ दिया। अतिबल जी बनारस के जाने माने फोटोग्राफर, पत्रकार और नेकी और ईमान का एक हस्ताक्षर थे, जो धूमिल के अनन्य अंतरंग मित्रों में से एक थे। पांडे जी के भी मित्र थे वो बहुत ज़्यादा। लेकिन अब जैसे अतिबल जी की ओर आप जाते हैं तो अतिबल जी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पूरी गैलेक्सी आपको अपनी ओर बुलाती है। उस गैलेक्सी को इस किताब में हमने आने नहीं दिया है। उनसे कहा है कि आपका कोई और दिन मुकर्रर है। अगर ये सिलसिला आगे बढ़ेगा मैं बढ़ाऊंगा सर इस किताब को, इसके विभिन्न अध्यायों को अलग अलग पुस्तक की तरह डेवलप करने की कोशिश करूंगा। और तब जो है व्योमेश ने मुझे भावुक कर दिया चूँकि अतिबल जी का नाम लिया। अतिबल जी की एक कविता की एक पंक्ति मैं ज़रूर अभी याद करना चाहूँगा। मेरी स्कूलिंग एक तरह से उनके साथ हुई थी, और स्कूलिंग का मतलब पत्रकारिता की जो सीख, मुझे जो भी समझ है। एक कविता की पंक्ति थी कि अब मैं समय की पहचान के लिए घड़ी नहीं देखता, टटोलता हूँ स्वजनों के उबड़ खाबड़ चेहरे, अंगुली पर दोस्तों की तादाद और पड़ोसी की खिड़की पर खामोश पर्दे। वाह। तो समय की पहचान आप स्वजनों के चेहरे
देख के कर सकते हैं कि आपका समय अच्छा है या बुरा। अंगुलियों पर दोस्तों की तादाद समझ के भी कर सकते हैं, और अगर पड़ोसी की खिड़की पर पर्दा लगा हो तो उसको देख के भी कर सकते हैं कि आपका समय अच्छा चल रहा है या बुरा। तो क्या मैं बताऊं, बहरहाल हम लोग आपको शुभकामना मैं दूंगा कि जल्दी ही बनारस के उन महान चरित्रों पर, क्योंकि बनारस केवल एक शहर नहीं है, इस पुस्तक में आपने बार बार इस बात को लिखा है, और उसकी अनंतता, उसकी सहजता, उसकी सरलता, उसकी उपलब्धता, आपने इस बात का भी उल्लेख किया है कि तमाम विकास के दावों के बावजूद दुनिया भर के कोई आज से बनारस में दुनिया के लोग नहीं आ रहे हैं, दुनिया भर के लोग हजारों साल से वहाँ आ रहे हैं, शिव भी वहाँ आए हैं। तो बनारस सबको बड़ा सहज रूप से अंगीकार करता चला जाता है। क्यों स्वीकारता है? बनारस की माटी में ऐसा क्या है? जब माटी की मैं बात कर रहा हूँ तो एक बड़ा अद्भुत आख्यान आपने गंगा पर लिखा है, और इस पुस्तक में आग और पानी में आप एक सवाल पूछते हैं अपने पाठकों से कि अगर बनारस से गंगा को हटा दिया जाए तो क्या होगा, और आप बाकायदा इस बात का दावा करते हैं कि केवल रेत रेत बचेगी, बनारस की आत्मा चली जाएगी। और शायद इसीलिए आपने इसको आग और पानी नाम दिया है, और आपने ये भी कहा है कि आग और पानी आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं बनारस, यानी कि वह शहर अपने आप में अद्भुत शहर है। ये जो गद्य पर आपका जो जोर था, अनुवाद के दौरान महान लेखकों से की कृतियों से जो आपका साबका था, कवि के रूप में तो आपने अपनी व्याप्ति बता दी कि भाई मैं ज्ञानेंद्रपति जी को पिताजी की बरसी के दौरान, पुण्यतिथि के दौरान उनका पाठ था। शिक्षा से आपका जुड़ाव मैं समझ सकता हूँ, रंगमंच से भी आपका जुड़ाव समझ सकता हूँ। आपकी माता श्री रंगमंच के संरक्षण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी शख्सियत रही हैं बनारस के जो लोग। शकुंतला जी हम लोग दीदी कहते हैं, इसलिए मैं जब भी उनका उल्लेख करूँगा तो बहुत एक अलग तरह से निजता का अनुभव होगा। तो मैं व्योमेश से ही पूछ रहा हूँ कि ये जो अनुवाद की बीमारी कैसे लगी आपको? और फिर कविता सुने तो कवि बनना चाहिए था, काशीनाथ को सुने तो उस समय लेखन करना चाहिए था, गद्य लिखने में इतना देर क्यों किया? ये काशीनाथ सिंह जी और ज्ञानेंद्रपति में यह विभेद क्यों किया भाई व्योमेश की? आपने परिक्रमा उनकी की और कविता तुरंत लिख दी, और काशीनाथ जी को पढ़ते रहे तो काशी काशी से लेके जितनी भी उनकी रचनाएं हैं वह पढ़ने के बाद आप आग और पानी लेके अभी आ रहे हैं। ऐसा अनाचार क्यों किया, मैं ये कह रहा हूँ। 2005 में जब मैंने कविताएं लिखना शुरू किया, मैं सर हिंदी साहित्य संसार के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। जी जरूर। दोस्तों, हिंदी साहित्य संसार जिसकी हिंदी के साहित्यिकों में घनघोर निंदा की रवायत है, और उचित ही, मतलब जैसे समाज वैसे ही साहित्य के हल्के में तमाम सारा नैतिक अधः पतन, स्वार्थ और लालच और कुंठा और परस्पर डाह का आलम है, जिसकी निंदा होनी चाहिए बहुत खुले शब्दों में। और भी बहुत सारी बुराइयां हैं हिंदी के एकेडमिक्स में, हिंदी के प्रकाशन संसार में, हिंदी के पुरस्कारों में। दुरभिसंधियां हैं, फुसफुसाहटें हैं, कनबतियां हैं, जिन पर बात हो सकती है, होती है, उसमें कुछ आपसे छिपा नहीं है, आप साहित्य के जागरूक पाठक हैं। लेकिन जो बात कहने से बार बार रह जाती है वो ये है कि हिंदी की दुनिया जैसी भी है आपको तुरंत पहचान लेती है और आपको तुरंत मान्यता देती है। अगर प्रिंट के कसाई बाड़े में एक बकरी के छौने की तरह आपको मिमियाना भर आता है, तो हिंदी का साहित्य विवेक इतना दिग्गज और इतना बीहड़ है कि वो आपकी इंटेलेक्चुअल हैसियत, आपकी नैतिक उपस्थिति और आपके भीतर निहित सारी संभावनाओं को मानो चावल का एक दाना देखकर पहचान लेगा।
और आपको तत्काल मान्यता दे देगा और आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये होगा। हिंदी में बहुत प्रेम है मित्रों, और लोग बात करते हैं, भारतीय भाषाओं से तुलना करते हैं विश्व की भाषाओं से। विष्णु खरे हम लोगों के उस्ताद थे सर, कहा करते थे कि विश्व की किसी भी कविता से तुलनीय है हिंदी की समकालीन युवा कविता। ये एक पहलू है उसका। जितनी आवाज़ें आज की तारीख में हिंदी की कविता में हैं, वो मुश्किल है उसकी मिसाल ढूंढना। आदिवासी स्वर, स्त्रियों की आवाज़, दलितों की आवाज़, एक जो सो कॉल्ड सवर्ण तबका है उसकी आवाज़, और हिंदी की प्रतिबद्ध विवेकवान बहुवर्णीय मुख्य धारा की कविता, जिसमें तमाम पीढ़ियों के लोग एक साथ कविता लिख रहे हैं। बहुत से सितारे पिछले 10 साल में टूट के गिर गए, उसका गम होता है कई बार। कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, वीरेन डंगवाल, विष्णु खरे, मंगलेश डबराल जैसे बड़े कवि नहीं हैं। एक बड़ी अनुपस्थिति है सीन में, लेकिन फिर भी हिंदी की जो कविता है वो एक बहुत बड़ी कविता है, मुक्तिबोध और रघुवीर सहाय के बाद की, और वो आपको मान्यता दे देती है। 5 कविताएं लिखकर आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं, लेकिन कवि होना कवि जैसा जीवन जीना भी है। आपकी कविता, जब आप जिंदगी के तर्क से कविता लिखते हैं तो आपको कविता के तर्क से जीवन भी जीना पड़ता है, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो एक बड़े भारी दुष्चक्र में जीवन व्यावहारिकता के फंस जाते हैं। तब आप कविता आपके लिए कैरियर के एडवांसमेंट का एक औजार, एक उपकरण बन जाती है। मैंने ऐसे कवि नहीं देखे हैं मित्रों। मैंने बनारस में देखा है, सुना है त्रिलोचन के बारे में और सुना है धूमिल के बारे में। कविता जिनका मंत्र थी, कविता जिनका सब कुछ, मतलब जिसको कहते हैं कि कविता की एक पंक्ति के लिए उन्होंने अपने समूचे अस्तित्व को, पूरी भाव और बुद्धि ऊर्जा को दांव पे लगा दिया था। एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। धूमिल की पंक्ति है। ये पंक्ति क्या ऐसे ही लिख ली गई होगी किसी सामाजिक राजनीतिक वैक्यूम में? एक वाक्य है धूमिल का कि युवा लेखन के लिए राजनीतिक समझदारी जरूरी है। तो वो पूरा पॉलिटिकल आर्ट की एक तरह से रूपरेखा बता दे रहे हैं एक वाक्य में। तो धूमिल की कविता का जो गद्य है सर, वो गद्य ही है। त्रिलोचन कविता में एक पूरा वाक्य ही लिखते हैं। ये मुझे पता था कि अच्छी कविता जो है सबसे सुंदर गद्य से लिखी जाती है। मैं लिख पाया नहीं लिख पाया वो एक दीगर बात है। मैं कविताएं लिखने लगा। कविताओं के संसार में मुझे ये भी पता है सर, मैं किसी तरह की गलतफहमी में नहीं हूँ कि मुख्य धारा की हिंदी कविता को या हिंदी की कहानी को पढ़ने वाले कितने हैं। कवियों के और कहानीकारों की पुस्तकों के एडिशन कितनी संख्या में होते हैं। कौन से लोग हैं जो कविता पढ़ के अपनी रातों में बेचैन टहला करते हैं, कवियों को चिट्ठियाँ लिखते हैं, या नए ज़माने में व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मेल लिखते हैं, आदि आदि। संख्या कम है, लेकिन उसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि किसी को पता नहीं है कि वो संख्या क्या है। मैं एक उदाहरण से अपनी बात कहूँगा। एक महान इस्पाहानी लेखक है, नोबेल पुरस्कार विजेता ख्वान रामोन खिमेनेस। उसने अपनी किताब के समर्पण में कुछ शब्द लिखे हैं ऐसे ही लोगों के लिए जिनका पता ठिकाना हमें नहीं पता है, और जो कविता पढ़ने, कविता से प्यार करने, कविता के बारे में राय जाहिर करने के गोपनीय कारोबार में शामिल लोग हैं। वो लिखता है, टू द इमेंस माइनॉरिटीज, एक ऐसी माइनॉरिटी जो इमेंस है, जिसे गिनती में नहीं गिना जा सकता, अपार, अप्रमेय, ऐसी माइनॉरिटी जो है वो कविता पढ़ती है। कि हम ये तो कह सकते हैं कि कविता कौन पढ़ता है, कोई नहीं है पढ़ने वाला, लेकिन हम उंगली नहीं रख सकते। और ये जो टेबल के नीचे, बिस्तर के नीचे, पहाड़ के पीछे छिपा हुआ हिंदी कविता का पाठक है, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मेरा इस ताकत से एक राब्ता बना कवि होने के नाते। मुझे लगता था कि मैं कवि हूँ और जीवन भर कविता लिखता रहूँगा, लेकिन सर मेरे पास कविता की अंतर्वस्तु खत्म हो गई। एक कविता संग्रह लिख लेने के बाद मुझे लगा कि मेरे पास सब कहने को कुछ नहीं है, सब हो गया। ऐसा होता होगा कवियों के साथ, शायद इसी को राइटर्स ब्लॉक वगैरह कहा जाता होगा। तब मैं बहुत बेचैनी के साथ नाटक की दुनिया में आया और नाटक वगैरह रेगुलर करने लगा।
लेकिन और बनारस पे लिखा जा सकता है, बनारस पे लिखना चाहिए, बनारस पे लिखने का कोई मानी है, ये सब तो मुझे कभी ख्याल ही नहीं था। एक दो बार ऐसे अवसर आए कि मुझसे कहा गया कि बनारस पे लिखो। वो बिल्कुल जीवन की, प्रतिदिनता की जो व्यस्तताएं होती हैं उनके बीच में आए हुए अवसर थे। लेकिन मैंने, बनारस से सर प्यार करते हैं हम लोग, उसको समझने का तो कोई दावा ही नहीं है। जो प्यार है अगर उसको ढंग से लिख दिया जाए, वो सही ढंग से उसका इजहार हो जाए, ये कह सकना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार के विषय से जिससे आप प्यार करते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। एक वो फिल्मी गाना है ना, कैसे बताएं कि तुझको चाहें यारा बता ना पाएं, कहीं हम वैसे न हो जाएं कि बता ही न सकें कि हम प्यार करते हैं। तो इतने कमज़ोर नहीं हैं, हमको बताने का अवसर मिला, हमने बताया, और तब मुझे लगा कि इसके आसपास कुछ चीज़ें और की जा सकती हैं। तो उसी का नतीजा है ये, उसी में समय लग गया। मैं ये पूछूं कि व्योमेश के दिल के करीब इसमें कौन सा खंड है? क्योंकि इस पुस्तक को आपने, जिसको कहते हैं ना कि अगर मुझे कहना हो इस पुस्तक को व्याख्यायित करना हो कि ये क्या है, तो मैं कहूँगा कि बनारस पे किसी ने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया है। व्योमेश अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपनी संवेदना से और अपनी यादों के साथ चूँकि वहाँ जी रहे हैं, और जब आप जी रहे होते हैं तो जैसे हम ये याद नहीं रखते कि हमारी सांसें चल रही हैं, जो हमारी जीवन तो होने की पहचान है, जीवित होने की पहचान, हम अपनी सांसों को याद नहीं रखते, उनके लिए हमको योग करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, आसन पर बैठना होता है और बाकायदा आँख मूंद के महसूस करने की कोशिश करनी होती है कि मेरी सांस आ जा रही है कि नहीं। ऐसे आप जीवित होते हैं, चलते रहते हैं। तो व्योमेश के लिए चूँकि बनारस उसी तरह से है, तो यह पुस्तक भी उन्होंने उसी तरह से लिखी है, जिसमें उनके दिमाग में जो चीज़ आई है, इनके संपादक को और प्रकाशक को, अनुराग वत्स को, इन्होंने सोशल मीडिया पर भी बहुत आभार भी दिया है और वो चर्चा भी दी है। लेकिन मैं इसके शीर्षक को फुटकल खाता लिखा है, एक खंड जैसे मान लो, उसमें रामलीला है, भारतेंदु है, संकट मोचन संगीत समारोह है, कबीर है, प्रेमचंद है, नागरिक प्रचारडी है और जयशंकर बाबू हैं, जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर बाबू में कह दिया तो समझिए। इसके बाद जो खंड अलग अलग हैं, याद के बगैर जब लिखते हैं ये, तो बिस्मिल्लाह खान से, इसमें जुगलबंदी वाला अध्याय है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं, पंडित किशन महाराज हैं, शामता प्रसाद जी हैं, पंडित छन्नूलाल मिश्र हैं, पंडित लक्ष्मण महाराज हैं, पंडित कुमार बोस हैं। गाथा में ये 18वीं, 19वीं, 20वीं सदी के बनारस का वृतांत रखते हैं, जिसके आगे एक शब्द है असमाप्त, यानी अभी और पढ़ने को मिलेगा, मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ। लेकिन 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी के बनारस का वृतांत जो है, इस पुस्तक में जो समाहित किया है व्योमेश बाबू ने, वह केवल इतना पतला है। तो 3 शताब्दी खाली इन्हीं की क्षमता है जो 10 पन्ने में समेट सकते हैं। तो ये बताइए कि ये, मैं पहले भी ये आरोप लगाया था, आरोप ही लगाया था सीधे सीधे, कि ये इतना बृहद विषय आपने इतने कम पन्नों में क्यों समेटा, यानी इतनी कंजूसी क्यों की। तो उसका आपने बहुत अच्छे से जवाब मुझको दे दिया कि ये तो हमने तो कुछ और भी लिखा था और हमारे दिमाग में तो लिखना था ही नहीं। मैं जो जिया और जो महसूस किया, जो अनुभूत किया, उसको मैंने नोट्स जो थे वो दे दिया, और एक इंटरव्यू रह गया, एक काशीनाथ जी पर रह गया, अतिबल जी पर रह गया, अनुराग वत्स ने कुछ सामान रखा है, यानी कुछ और किताब है, यानी एक आध किताब ऐसी और आ जाएगी जो इन्होंने कहा है। बाबू, जो विषय आपने लिया है बनारस को लेके, वो अपने आप में, अगर हम कहें कि श्री प्रसाद जी का आपने नाम लिया था, तो नीला चांद से लेके वो 3 अलग अलग समय की जब बात करते हैं तो 3 बड़े मोटे मोटे उपन्यास आते हैं, और आपने बनारस को नट सेल में जैसे कोई तबला सुन रहा हो, ठीक है, आपने तो वैसे एक टंकार मारी और धुन दे दी और आदमी समझ ले। आग और पानी को क्यों पढ़ना चाहिए और केवल बनारसियों को क्यों पढ़ना चाहिए?
केवल बनारसियों को बिल्कुल नहीं पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए पूरी दुनिया को पढ़ना चाहिए। जी। और फिर मैं आत्म प्रशंसा का खतरा उठाने जा रहा हूँ। ये उठाइए किताब उठाइए। आए हुए 20 दिन हुए हैं और हिंदी एक बहुत मंद्र स्वर में, बहुत मंथर गति में चलने वाली दुनिया है। इसका सेकंड एडिशन जो है वो मेरे ख्याल से आधा निकल गया होगा, आधा बाकी है। ये किताब मेरी कल्पनाओं से कहीं ज़्यादा लोकप्रिय साबित हो रही है। उसकी वजह मैं ये पाता हूँ सर कि ये ज़माना जो है वो इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और पल भर में अपनी बात कह लेने का ज़माना है। जो हमारा टारगेट यूज़र है, जो हमारा सबसे नौजवान ताज़ा पाठक है, जिसके हाथ में ये किताब है संयोग से, मेरे सौभाग्य से, उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। वो मच सुनने के लिए तैयार नहीं है। 250 पेज की किताब उसके लिए किसी दुःस्वप्न से कम नहीं है। वो नहीं पढ़ेगा। अगर मैं बनारस पे उपदेष्टा या नासेह की तरह उससे कुछ कहूँगा, जो कि मेरे भीतर निहित है एक आचार्यत्व, बनारस में रहने के ही कारण मेरे भीतर सूत्र की बजाय जो है दीर्घ शैली में अपनी बात कहने की एक आदत है। उसको मैंने बहुत काबू में किया है ये सब लिखते समय। अगर मैं वैसे कहूँगा वैश्वानर या नीला चांद के शिल्प में या गली आगे मुड़ती है, तो मुझे शक है बल्कि यकीन है कि वो आवाज़ इस समय नहीं सुनी जाएगी। इस समय एक सर अंग्रेजी का मुहावरा भी है कि अगर आप कोई बात 3 मिनट में नहीं कह सकते तो आप निश्चित जानिए कि उसको 30 मिनट में भी नहीं कह पाएंगे। मैं कहता हूँ बनारस असंभव जगह है। इसका विस्तार किया जा सकता है, इस बात का, इसको प्रमाणों से साबित किया जा सकता है उसकी असंभवता को। बनारस एक ऐसा शहर है, मिसाल के लिए, जहाँ पर माउथ कैंसर का एक्सपर्ट जो है, जब ये बताने वाला होता है कि क्या करने से माउथ कैंसर हो जाएगा, तो उसके पहले 2 बीड़ा पान जमा लेता है और थोड़ा जर्दा, तब वो बताता है कि देखिए भाई क्या क्या करने से। बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ पे भूकंप की आशंकाओं पर जब बात करनी होती है तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग का अध्यक्ष, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, ये कहता है कि बनारस तो शिव के त्रिशूल पर टिकल हो, वहाँ कहाँ से भूकंप आई। तो इस तरह का उल्लंघन जिस सभ्यता में है उसको मैं कैसे कहूँ? अगर उसका विस्तार करूँगा तो आपको बहुत आनंद आएगा, मुझे पता है वो बहुत आनंद का विषय है, आनंद का भी और पूरी की पूरी जो आधुनिकता है उस पर पुनर्विचार का भी। आधुनिकता जिस तरह से विज्ञान पर डिपेंड हुई है, जिस तरह से इकहरे तर्क पर निर्भर हुई है, उसको चैलेंज करता है बनारस। बनारस अपने आप पर सवाल उठाता है। महादेव की नगरी है, सब लोग जानते हैं। महादेव की जो सबसे लोकप्रिय तस्वीर है बनारस में, उसमें वो गांजा पी रहे हैं चिलम में। क्या हिंदुत्व के जो नैतिकतावादी पहरेदार हैं, मैं उनको गलत नहीं मानता, उनसे पूछता हूँ कि उनको महादेव चिलम पीते हुए स्वीकार हैं? हो सकता है कुछ गड़बड़ा जाए कहीं बात। भांग वहाँ की नागरिकता का एकदम ऐसा अनिवार्य पदार्थ है कि बिना भांग खाए बात बनेगी ही नहीं। वो खास करके इस समय तो जब शिवरात्रि करीब है, होली करीब है, तो अब या तो फिर सब कुछ को उसमें पिरोया जाए या जो इशारे का आर्ट होता है सर, उसमें अपनी बात कही जाए। तो मैंने बहुत बार मेरे बनारसीपन पे सिर्फ इसलिए सवाल उठाया गया और बार बार उठाया जाता है कि तू कैसन बनारसी हुआ कि पाने नहीं खीता, कैसन बनारसी हुआ कि गाजा ना पीता, भांग ना खीता, कैसन बनारसी हुआ कि ठंडई नहीं पीता। अब मुझे तो ये अतिबल जी से बीमारी लगी। वो किसी जमाने में पीते रहे होंगे, जब बाद में वो नहीं पी रहे थे तब मैं उनको मिला। क्योंकि उनको मिला तो मेरे पास आप विकल्प नहीं था, क्योंकि जो आपका, जिसको आप आदर्श के तौर पर या जिसको आप सम्मान करते हैं या जिससे आप प्यार करते हैं, जब उसके साथ आप रहेंगे तो आप उसके जैसी होने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आदत बनाते हैं। बनारस में इस तरह की शराफत भी है और उस तरह का मलंगई भी है, उस तरह की, मतलब उसको क्या कहा जाए, शराफत का प्रतिध्रुव बनारस में क्या होता है, जो उजड्डई है जिसको कहा जाता है। अब सर मैं एक उदाहरण से अपनी बात कहूँगा तो लोगों को भी मज़ा आएगा। मित्रों, भारतेंदु बाबू ने गंगा की अभ्यर्थना में कविता लिखी है, नव उज्ज्वल जलधार हार ही रक्सी सोहती, और वो कविता इस तरह से आगे बढ़ती है। बहुत महान कविता है हिंदी की, खड़ी बोली की, जिसमें ब्रज की जाती हुई ब्रज भाषा की
बहुत सुंदर आहटें भी हैं। इसका मतलब है कि भारतेंदु गंगा के आराधक थे, लेकिन आपको मालूम है कि उनके घर से गंगा घाट बहुत करीब है और गंगा जी में पेशाब करते थे वो। एक बार वो ऐसा ही कृत्य कर रहे थे, तब से उनके एक मित्र ने उनको देख लिया और कहा कि भारतेंदु बाबू क्या कर रहे हैं आप, गंगा जी में पेशाब कर रहे हैं, आप उस पर कविता लिखते हैं। और ये किस्सा मुझे उनके प्रपौत्र ने सुनाया है, मतलब इसकी प्रामाणिकता पर आप शक मत करिएगा। तो भारतेंदु बाबू ने जो जवाब दिया वो भी जवाब कोई बनारसी ही दे सकता है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पूर्वजों का श्राद्ध कर रहा हूँ साले पेशाब करके, श्राद्ध में जो जल लगता है वो दे रहा हूँ। और फिर श्राद्ध का मंत्र पढ़ने लगे। इतने बड़े विद्वान थे वो, भारतेंदु विद्वान थे ही, श्राद्ध का मंत्र पढ़ने लगे। तो ये जो बात है, भारतेंदु एक और कहते हैं कि चिरजीवो अमी की कटोरिया सी विक्टोरिया रानी, विक्टोरिया की अभ्यर्थना करते हैं, तुम्हारे चलने से, तुम्हारे पाँवों की आहटों से जो धूल उड़ी, विक्टोरिया ड्यूक के आगमन पर लिखा था सर, वो धूल उड़ के हमारी आंखों में चली गई और हमारी आंखों से पानी बहने लगा, तो हम पवित्र हो गए उस जल से धुलकर। एक तरफ राजभक्ति की इंतहा है, आप देखिए, उसी पल में उसी मुंह से भारतेंदु कह रहे हैं, उधर मुंह करके, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाए। ये कला जो है बनारस वालों को ही आती है। ये काम आपने बखूबी किया इस कृति में। मैं इसको देख रहा था तो इन्होंने संकट मोचन संगीत समारोह को लिखा है कि गरीबों का समारोह है। महंत जी हैं नहीं तो इनको बहुत तबीयत से, प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र जी तबीयत से इनको धोते पहले तो, ठीक है, मतलब डांट पड़ती इनको। धोने से मेरा आशय है कि डांट पड़ती इनको, क्योंकि महंत जी के सामने मैं उस समारोह का लगातार कई सालों तक अतिबल भैया के साथ मतलब जो लगातार जाता रहा हूँ और बड़े बड़े करोड़पति अरबपतियों को देखता रहा हूँ। तो केवल गरीब नहीं होते, मतलब ये पढ़ते समय जैसा कि व्योमेश ने अपनी बात में बताया कि ये बनारसी ही कर सकता है कि एक साथ अभ्यर्थना की पराकाष्ठा कर सकता है, आध्यात्म के शिखर को छू सकता है, प्रार्थना की पवित्रता का भी ध्यान रख सकता है और दूसरी तरफ वह उसका विपरीत उत्तर दे सकता है। यानी बनारसी ये नकारता नहीं है कि 90% अंतरिक्ष में डार्क मैटर है। वह सीधे सीधे खेलने मसाने में होली शिव जैसे खेलते हैं, तो वह मृत्यु में उत्सव तभी देख सकता है जब वह जीवन को जानता हो, जीवंतता को जानता हो। कबीर का एक ऐसा उदाहरण दिया है, मैं चाहूँगा कि उसके बारे में भी आप बता दीजिए। किसी लोधी, जब आपने उस घटना का जिक्र किया है, आप सुनाएंगे तो हमारे दर्शकों को ज़्यादा मज़ा आएगा। जी मित्रों, सिकंदर लोधी और कबीर एक ही समय में हुए, एक राजा एक कवि। तो सिकंदर लोधी निकला था विश्व विजय पर, भारत विजय पर, और उसका लश्कर जो है बनारस पहुंचा। उस समय बनारस में कबीर की बहुत धूम थी। कबीर चौरा में, नरहरपुरा में रहकर करघा चला रहे थे खटर खटर, और कविता लिख रहे थे। बनारस की कविता बिना काम के नहीं लिखी गई है मित्रों। वो पैंट शर्ट पहनने वालों का टेबल कुर्सी पर होने वाला बुद्धि विलास नहीं है। कहीं वो करघे से जुड़ा हुआ है, कहीं वो संकट मोचन अखाड़े की पहलवानी से जुड़ा हुआ है और रामलीला के करतब से, और कहीं जूता गांठने से। जो जूता गांठता है वही बड़ी कविता लिख सकता है। बनारस ने ये सिखाया है। जो ITI में क्लर्क से भी नीचे की नौकरी करता है, रोज़ जो है खेवली से साइकिल चला के चौका घाट ITI तक आता है 25 किलोमीटर, वही एक दिन धूमिल बनता है। धूमिल किस पद पर थे ये याद रखना चाहिए। उस धूमिल के सामने सर नवाती है हिंदी की पाठक बिरादरी, हिंदी से प्यार करने वाला आदमी। तो कबीर को बुलवा भेजा सिकंदर लोधी ने कि बुलाओ उस कवि को। कबीर जो है खूब श्रृंगार करके, नहा धो के, सफ़ेद पगड़ी बांध के, और माथे पे अपना मोर मुकुट लगा के, मोर मुकुट लगाते हैं कबीर वैसे ही जैसे कृष्ण लगाते हैं। तो एक मोर मुकुट वृंदावन वाला है और एक मोर मुकुट लहरतारा वाला है। तो लगा के अपना मुकुट चले
और कबीर हैं तो अकेले तो जाएंगे नहीं, उनके साथ पूरा जुलूस पीछे पीछे। बनारस की नागरिकता भी चली। कुछ समय लग गया पहुंचने में, जो समय उन्हें दिया गया था उससे देर हो गई। तो बादशाह सलामत गुस्से में आ गए कि कबीर ये क्या करते हो, क्या बात है, देर क्यों हो गई, पूछा गया उनसे। तो कबीर ने कहा कि हुजूर, रास्ते में एक चींटी मिल गई थी। वो चींटी 9 मन काजल लगाए हुए थी। चींटी, ध्यान दीजिएगा, 9 मन काजल लगाए हुए थी, और उसने एक कंधे पर एक हाथी बिठाया था और दूसरे कंधे पर एक ऊंट। तो उसी चींटी से बात करने लगा, उसी में देर लग गई। ये है उत्तर बनारस का। सिकंदर लोधी को लेकिन बात समझ में आ गई। कुछ बादशाह समझ जाते हैं बात तुरंत कवि की, तो वो समझ गए और कहा कि भैया आप धन्य हैं, कोई सज़ा नहीं मिली, सज़ा देने के मकसद से आए थे। लेकिन इसमें जो व्यंजना है इस पंक्ति में, जो कबीर का पूरा, अगर इसको खोला जाए, और खोलने से बात बिगड़ जाती है कई बार, जो उनका साधनात्मक रहस्यवाद है, उसका मान लीजिए, उसका सार जो है, सिकंदर लोधी को, उनके एडवाइज़र्स को समझ में आ गया। उन्होंने कबीर को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि कबीर को, बनारस के अद्वितीय नागरिक को हाथ लगाना इतना आसान नहीं था। अब कबीर को किसी एक रंग में ढाल के देखना बहुत आसान है कि वो धर्मों के निंदक थे, मजहबी कट्टरता के खिलाफ थे। यही एक रंग नहीं है। कबीर जो है, गंगा की सफाई का एक पैमाना भी प्रस्तावित करते हैं सर। कबीर कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। मन इतना निर्मल हो गया जैसे गंगा का पानी। तो अब आप इस पंक्ति को इस युग में लागू करके देखिए कि हमारा मन उतना ही गंदा हो गया है जितना गंगा का पानी। पीछे पीछे हरि फिले कहत कबीर कबीर। ये आत्मविश्वास है बनारस के पास कि हरि जो हैं कवि के पीछे पीछे फिरते हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि व्योमेश की जब तक उपस्थिति काशी में है, या व्योमेश जैसे कवियों की उपस्थिति है, समाज सेवियों की उपस्थिति है, काशी अपने गौरव को भूलुंठित नहीं होने देगा। और उसकी पहचान केवल आधुनिकता, विकास, चौड़ी सड़कें, बनारस को सभ्यता सिखाई नहीं जा सकती। दिक्कत यह है, बनारस को संस्कार भी सिखाए नहीं जा सकते, बनारस को आधुनिकता भी नहीं सिखाई जा सकती, बनारस को किसी एक पैमाने पर तौला ही नहीं जा सकता। आप यह नहीं समझ सकते हैं कि बनारस शिव को मुक्त नहीं कर सकते आप। जो दुनिया को मुक्ति देता हो, हर जीव को जो मुक्ति देता हो, उसको मुक्त आप नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी हों। तो काशी काशी है। और आपको मैं इस बात के लिए बहुत ही शुभकामना और बधाई देता हूँ। पिछले दिनों बनारस पर कुछ किताबें मेरी नज़र से गुजरी थी, जो संस्मरण से थे, अनुभव थे। कुछ लोगों ने लिखे थे। उससे पहले भी द लाइट ऑफ एशिया पर जयराम रमेश ने एक बड़ा मोटा सा अंग्रेजी में ग्रंथ लिखा था। उस कविता की व्याख्या की थी, जिसने हम लोग सूर, कबीर, तुलसी के बीच में महात्मा बुद्ध को नहीं भूल सकते। काशी में ऐसा क्या है, काशी पर एक और अभी पांडे जी की किताब उन्होंने कथा में काशी कथा करके पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने उसके आध्यात्मिक पहलुओं को और उन महान संतों को कल्पना के तौर पर याद किया था। तो लगातार पुस्तकें आ रही हैं। आपके दिमाग में ये नहीं आया कि नहीं, काशी पर मैं इतनी अच्छी बात लिख रहा हूँ, कुछ बनारसों पर एक आध रंगमंच नाटक वाटक करें? बहुत कठिन है सर, और लगातार मेरे मन में है एक मेगा प्रोजेक्ट जो है जी, जिसमें बहुत सारा संसाधन, बहुत सारे लोग और बहुत सारी देह भाषा का प्रशिक्षण एक साथ चाहिए। बनारस के पास न जाने कितनी कहानियां हैं, जो न जाने कितने थिएटर्स के ज़रिए और न जाने कितनी फिल्मों के ज़रिए कही जाएंगी, कही जा सकती हैं। तो मेरे मन में है बनारस पे एक मेगा मतलब कि प्रोडक्शन करने का, और बनारस सीरीज़ में करने का। उसका नाम भी कुछ ऐसा ही हो, आग और पानी जैसा, या उसका नाम क्यों ना सिर्फ बनारस हो, बनारस।
और अथ से लेके इति तक उसको किसी न किसी आख्यान में, किसी कहानी के सिलसिले में पहचानने का प्रयास हो। जैसे बहुत सारे मल्लाह जो है इकट्ठा होकर के डूबें, जैसे कृष्ण लीला में वो कृष्ण जी कंदुक लेने जाते हैं तल में और बनारस की कोई किताब लेके ऊपर आए तो वो फिर नदी में से नाग नथैया कैसे करवा। हाँ, नाग नथैया कैसे होगी, बहुत टफ है, बहुत कठिन है सर, क्योंकि बनारस असंभव जगह है। उसका दृश्यालेख जो है आसानी से पकड़ में आने वाला नहीं है। किसी एक चित्र में मित्रों बनारस को समझा नहीं जा सकता। एक जो 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल, मैं तो कहता हूँ 3D में भी नहीं समझ में आता। एक चौथा आयाम और है बनारस का। तो बस वही है कि विनत माथ सर नीचे करके कबीर ही बता गए हैं कि कबीरा ये घर प्रेम का, खाला का घर ना है। बनारस किसी की मौसी का घर नहीं है। ये बात राजनेताओं को भी समझ लेनी चाहिए, बौद्धिकों को भी, संस्कृति कर्मियों को भी, इतिहासकारों को भी, तमाम मर्मज्ञों को, कि शीश उतार के भूमि पर धर के जाएंगे तब उसमें प्रवेश मिलेगा। अब बनारस ने बुला लिया है, बहुत खूबसूरत बात है। बनारस में बरकरार रहे उसका जस, ये और भी मानवीय चेष्टा होगी। बहुत बहुत आभार और शुभकामना हमारे लिए समय निकालने के लिए। लेकिन आप स्टूडियो में हैं तो एक कविता बिना सुने आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। सर एक छोटी सी कविता है जो मेरे बचपन के एक अनुभव पर आधारित है। उस समय कविता के बारे में बस ज़रा सा बता दूं मित्रों, उस समय मुझे ये तो पता था कि मेरे कितने भाई बहन हैं, लेकिन उनमें से कौन सगा है कौन ममेरा है ये नहीं पता था। एक उम्र ऐसी होती है, फिर दुनिया ही है जो आपको बताती है कि कौन सगा है कौन ममेरा है। इसी अनुभव पर है वो कविता। कविता का नाम है 14 भाई बहन। 14 भाई बहन। झेप से पहले परिचय की याद उसी दिन की। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा तुम कितने भाई बहन हो। मैंने कभी गिना नहीं था, गिनने लगा। अन्नू दीदी, मीनू दीदी, भानु भैया, नीतू दीदी, आशू भैया, मानू भैया, चीनू दीदी, बचानू, गोल्डी, सुग्गू, मज्जन, पिंटू, छोटू, टोनी। तब इतने ही थे। मैं छोटा, बोला 14। वे हंसे, जान गए ममेरों मौसेरों को सगा मानने की मेरी निर्दोष गलती। इस तरह मुझे बताई गई माँ के गर्भ और पिता के वीर्य की अनिवार्यता, सगेपन की रूढ़ी। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी कविता है। और ऐसे ही आप की जो सूक्ष्म दृष्टि है, प्रज्ञा और ज्ञान से भरपूर, वह लगातार कायम रहे। आगे भी आप ऐसे ही हम लोगों को गौरवान्वित करते रहें, बनारसियों के मान को श्रीवृद्धि करते रहें, लिखते रहें, पढ़ते रहें, सर्जते रहें और रंगमंच के माध्यम से ही सही दुनिया को दिखाते रहें कि शक्ति पूजा राम की क्या है। बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया दोस्तों।